गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एनडीए की जो ज्योग्राफी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एनडीए ज्योग्राफी ज्योग्राफी को जब पढ़ेंगे तो क्या होता है। ये लिथोस्फेयर, ये हाइड्रोस्फेयर, ये होता है एटमॉस्फेयर। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है इसको बोलते हैं हम बायोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन निकल के आता है उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं। और ज्योग्राफी में फिर आगे स्टडी करनी होती है, उसमें कैसे लिखेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी अपने को स्टडी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर ज्योग्राफी के टाइप्स क्या क्या है कि ज्योग्राफी जो अपने को स्टडी करनी है, कौन कौन से टाइप की स्टडी करेंगे हम ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, और ओशियनोग्राफी। तो ये चीजें अपने को स्टडी करनी है। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ अर्थ जो करते हैं। जियो मीन्स अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट की स्टडी करते हैं। ओशियनोग्राफी में ओशियंस की स्टडी करते हैं। और ये सारे इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या पढ़ना है। और तो जियोमॉर्फोलॉजी में आगे स्टडी क्या करना है। जियोमॉर्फोलॉजी इसमें होगा यूनिवर्स की स्टडी करेंगे, अपना यूनिवर्स कैसा है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं वो स्टडी करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म हुए, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिज्म, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, सुनामी कैसे आती है, और वोल्केनिज्म। तो ये सब अपने को स्टडी करना है इसमें। फिर क्लाइमेटोलॉजी पे आते हैं हम। क्लाइमेटोलॉजी क्या है। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर कैसे बना होता है, कंपोजिशन क्या होती है एटमॉस्फेयर की, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, इंसोलेशन एंड हीट बजट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्रेशर वेल्स, विंड्स पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी विंड्स पढ़ेंगे।
क्लाउड्स एंड रेनफॉल और साइक्लोन्स। फिर ओशनोग्राफी में क्या पढ़ना है अपने को? इंपॉर्टेंस क्या है ओशियंस के? इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशियन, वाटर इंडेक्स, वाटर साइकिल भी बोलते हैं इसको, क्या है? डीप सी प्लेन, ओशियन टेम्परेचर पढ़ना है, क्या होता है ओशियन में टेम्परेचर, ओशियन की सैलिनिटी पढ़नी है अपने को, ओशियन सैलिनिटी, ओशियन करंट्स क्या होते हैं, ओशियन टाइड्स, मरीन रिसोर्सेस एंड मैरीटाइम लॉ। कि जो समुद्रों के नियम होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने को इसमें और आगे स्टडी करने पड़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे फिर? जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया की फिजियोग्राफी क्या है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम क्या है इंडिया का, रिवर फ्लो सिस्टम वगैरह जो होता है, ड्रेनेज ऑफ इंडिया। फिर क्लाइमेट और सीजन्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, क्लाइमेट एंड सीजन्स ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, सोइल्स ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। और क्या पढ़ना है अपने को फिर? मिनरल्स कैसे है इंडिया में बनते हुए डिफरेंट स्टेट्स में, इंडस्ट्रीज कैसे बनती हुई है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे कौन कौन सी कैसे कैसे बनी हुई है, और ट्रांसपोर्ट कैसा है, और पॉपुलेशन कैसे बटी हुई है इंडिया में, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन का अलग अलग स्टेट में पॉपुलेशन का रहने का क्राइटेरिया क्या क्या है वो पढ़ना है। तो इंडियन ज्योग्राफी में ये ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है कि अलग अलग स्टेट्स में लोग किस तरह से रह रहे हैं, इंडिया का सीजन और क्लाइमेट के अलग अलग, जैसे जो वेदर है अलग अलग स्टेट्स में, और जो पूरी इंडिया का क्लाइमेट और वो कैसे है, सीजन्स कैसे होते हैं इंडिया में। और क्या पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ेंगे हम कि मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, पॉपुलेशन, इंडियन एग्रीकल्चर, वेजिटेशन को नेशनल पार्क भी बोल देते हैं, क्लाइमेट एंड सीजन्स, ड्रेनेज सिस्टम, और ये सारी चीज़ें इंडियन ज्योग्राफी में फिर अपने को स्टडी करनी है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, यूरोप के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और अंटार्कटिका के बारे में। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपने को स्टडी करनी है। तो इसमें आगे क्या क्या स्टडी करना है ज्योग्राफी में? कि रॉक्स कैसे बनती है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होती है, अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, वोल्केनोस कैसे बनते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, एटमॉस्फेयर में इंसोलेशन कैसे होता है, रेज कैसे होती है, विंड्स के बारे में पढ़ना है, लोकल विंड्स कैसे होती है, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन कैसे होता है एनवायरनमेंट में, प्रेसिपिटेशन, और ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो ओशियनोग्राफी में लिखा हुआ था कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, ओशन करंट,
फिजियोग्राफी, रिवर्स के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में। आगे फर्दर ज्योग्राफी में क्या क्या और पढ़ना है? पॉपुलेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रांसपोर्ट में पोर्ट एंड रेलवेज के बारे में, सॉइल ऑफ इंडिया, मिनरल्स, इंडस्ट्री। इन सब चीज़ों का आगे ज्योग्राफी में क्या करना है अपने को, स्टडी करेंगे इन सब चीज़ों की, जो एनडीए के सिलेबस में ज्योग्राफी का सिलेबस दिया हुआ है। अब शुरुआत करते हैं, यूनिवर्स क्या होता है? कि यूनिवर्स, व्हाट इज अ यूनिवर्स? यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। कि इन टोटलिटी एवरीथिंग, इट इज इन टोटलिटी एवरीथिंग। क्या क्या होता है इसमें? एनर्जी, फिजिकल मैटर और टाइम। स्मॉलेस्ट एटम से लेके, स्मॉलेस्ट एटम से लार्जेस्ट गैलेक्सी का जो स्टडी करेंगे, जो अध्ययन करेंगे, वो यूनिवर्स में काउंट करेंगे, लार्जेस्ट गैलेक्सीज। और जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस इन यूनिवर्स इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, यूनिवर्स की जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो लाइट ईयर में मेजर की जाती है, उसकी जो यूनिट होती है डिस्टेंस मेजर करने की। तो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में क्या स्टडी करेंगे? जो स्मॉलेस्ट एटम होता है, कि सबसे जो यूनिट होती है सबसे छोटी किसी चीज की, किसी यूनिवर्स की, वो क्या होती है? एटम होती है। और सबसे बड़ी गैलेक्सीज मान के चल रहे हैं, जो आगे नासा में एक्सपेरिमेंट वगैरह करके पता किया गया है। तो स्मॉलेस्ट एटम से लेकर लार्जेस्ट गैलेक्सीज तक जो अपने को स्टडी करनी होती है, वो सारी यूनिवर्स के अंदर आती है। कि यूनिवर्स का जो हम अध्ययन करेंगे, उसमें उन चीज़ों को काउंट करेंगे। तो ये कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन की यूनिवर्स में आगे कंसेप्ट दिए हुए हैं कुछ। कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन, कंसेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? कि पहला तो होता है जियोसेंट्रिक, दूसरा होता है हिलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में क्या होता है कि सारे के सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? धरती के इर्द गिर्द क्या चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। और हिलियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि सन के इर्द गिर्द, सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में बाकी सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जो धरती के, जो पहले स्टडी की गई थी आज से पहले, मतलब मिडिल मेडिवल पीरियड में क्या करते थे? इस बिलीफ को मानते थे कि धरती के इर्द गिर्द क्या है कि सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सन भी धरती के चारों ओर चक्कर काटता है। लेकिन बाद में कोपरनिकस साहब वगैरह आए, उन्होंने बताया कि हेलियोसेंट्रिक अप्रोच होती है, कि सन के अराउंड बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसा हुआ था, चर्च ने उनको अपोज भी किया था, और अपोज करके उनको उनको फांसी पे भी फांसी की सजा दे दी थी चर्च ने। और चर्च ने आर्ग्यू किया था कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, हमारी धरती इतनी महान है, धरती के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, और आप तो उल्टा बोल रहे हो कि सूरज के इर्द गिर्द हमारी धरती घूमती है। तो ऐसा जो कंजर्वेटिव लोग थे, जिनकी पुरानी रूढ़िवादी सोच थी, उन्होंने क्या किया? ऐसा अपोज करके और कोपरनिकस को क्या किया कि सजा सुना दी, और उनको क्या जेल में डाल दिया गया, और आगे उनको फांसी की सजा सुना दी गई चर्च की तरफ से। तो ऐसे ऐसे अप्रोचेज है यूनिवर्स की। अब और जो फिलहाल हम अप्रोच को मानते हैं, वो हेलियोसेंट्रिक अप्रोच एक्सेप्टेड हो चुकी है। फिर यूनिवर्स में क्या है कि दो अप्रोच है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। पहली अप्रोच को बोलते हैं मोनिस्टिक, और दूसरी को बोलते हैं डुअलिस्टिक अप्रोच। मोनिस्टिक अप्रोच में क्या बोला जाता है कि इनिशियली एक ही कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा पार्ट था, या फिर एक इनिशियली कुछ एक ही टाइप का प्लेनेट मान लो, यूनिवर्स मान लो, तो इनिशियली एक ही था, वन, मोनिस्टिक यानी वन। तो वो बाद में उसमें क्या हुआ, वो एकदम उसका एक्सपेंशन हुआ बिग बैंग के बाद में। डुअलिस्टिक में क्या मानते हैं कि डुअल यानी कि दो, कि इनके दो एटम्स मान लो, दो प्लैनेट्स मान लो, कि दो यूनिवर्स मान लो। तो इसको सिंपल भाषा में कि दो एटम्स के बीच में
ऐसे कुछ स्टार्टिंग में इंटरेक्शन शुरू हुआ था। तो उस इंटरेक्शन की वजह से सारा कुछ एग्जिस्टेंस में आया, आगे यूनिवर्सेस बने। उसको डुअलिस्टिक बोला जाता है अप्रोच को। मोनिस्टिक क्या होता है कि एक ही आगे जो एंटिटी एंटिटी थी वो एक्सप्लोड होके फर्दर क्या हुआ, आगे उसके पार्ट्स बने, उसको मोनिस्टिक अप्रोच में बोला जाता है कि इनिशियली देयर वाज ओनली वन एंटिटी विच फर्दर एक्सप्लोडेड एंड our very universe came into existence। और डुअलिस्टिक में क्या बोला जाता है कि देयर वर इनिशियली टू एंटिटीज which came into contact with each other to give us the present universe in which we are living। तो ऐसे डुअलिस्टिक और मोनिस्टिक अप्रोच को माना जाता है। यूनिवर्स के ओरिजिन कैसे हुआ था। फिर गैसियस हाइपोथेसिस दी गई थी इमैनुअल कांट के द्वारा कि गैसियस हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस ये इमैनुअल कांट ने दी थी। इसमें क्या बोला था इमैनुअल कांट साहब ने, इनिशियली कोल्ड यूनिवर्स था, ऐसे अंदर यूनिवर्स है इसमें। वो क्या हुआ बाद में, धीरे धीरे आगे इस तरह से एक्सपेंड होना शुरू हुआ। और इनसे क्या फर्दर 9 प्लैनेट्स अपने अपने को देखने को मिले जो अपने सौरमंडल में होते हैं। तो इमैनुअल कांट ने क्या बताया इनिशियली कि सारा कुछ कोल्ड इन्वायरमेंट था। फिर क्या हुआ, उसमें रिवॉल्यूशंस होने स्टार्ट हो गए थे, और उन रिवॉल्यूशंस की वजह से फिर क्या हुआ कि रिवॉल्यूशंस हुए, और उनमें क्या हुआ, रिवॉल्यूशन से फिर गैलेक्सीज बाहर आई। गैलेक्सीज में आगे रिवॉल्यूशन होते गए और फिर क्या है कि अपना जो सोलर सिस्टम है वो अपने को देखने को मिला। ये गैसियस हाइपोथेसिस में बोला गया है। इसके बाद की जो हाइपोथेसिस आती है, नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको, नेबुलर हाइपोथेसिस। ये लाप्लास के द्वारा दी गई थी। और इसमें क्या बोला था, इनिशियली एक नेबुला था, उसमें क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम एटम हॉट पार्टिकल्स थे ये। फिर क्या हुआ, ये रोटेट करना शुरू कर दिया इन्होंने, रोटेशन शुरू हो गया। और इस रोटेशन की वजह से एक वन रिंग स्पीड बन गई, वन रिंग स्पीड फॉर्मेशन। और उसकी वजह से क्या हुआ, 9 प्लैनेट्स देखने को मिले अपने को जो अपने सोलर सिस्टम में। और इस अप्रोच को क्या बोला गया था, मोनिस्टिक अप्रोच। इसके बाद में तो ये सारी चीजें आप याद रखना, पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, प्लेनेटिस्मल हाइपोथेसिस। इसको डुअलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। और इसमें क्या बताया गया कि सन और स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सारे एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से बाउंड है। कि जो सन होते हैं, जो सन है और जो प्लैनेट्स है, अपने जो प्लैनेट्स जो अपने प्लैनेट्स होते हैं और जो सन है, वो जो सन के आसपास जो चक्कर काटेंगे वो रेंडमली ऐसे नहीं है कि कैसे भी चक्कर काट रहे हैं। उनका एक ग्रेविटेशनल लो है उनका आपस में इंटरेक्ट करने का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला गया है कि डुअलिस्टिक अप्रोच है। इसमें कि एक एंटिटी सन है और बाकी अपने स्टार्स या फिर प्लैनेट्स हैं। इसको डुअलिस्टिक अप्रोच भी बोला जाता है। फिर इसके बाद में आते हैं कि बिग बैंग थ्योरी। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में अब आगे बिग बैंग थ्योरी क्या थी। कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेट के द्वारा दी गई थी। जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। इसमें क्या बोला गया था, टाइनी बॉल एक्सप्लोड 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, द एक्सपेंशन रिमेन्स कंटिन्यू टिल डेट। कि 13.6 बिलियन साल पहले क्या हुआ था, एक टाइनी बॉल का एक्सप्लोजन हुआ था और ये एक्सपेंशन हुआ उसके बाद में, और वो आज की डेट में भी वैसे के वैसे यूनिवर्स अपना एक्सपेंड करता जा रहा है। स्टीफन हॉकिंग साहब ने भी यही बात बोली थी कि इस यूनिवर्स हमारा कंटिन्यूसली एक्सपेंड करता हुआ जा रहा है।
फिर क्या है कि फर्स्ट एटम वाज फॉर्म विद इन 3 मिनट्स, कि पहला एटम 3 मिनट्स में फॉर्म हुआ था। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। 3 लाख, विद इन 3 लाख ईयर फ्रॉम द बिग बैंग, की बिग बैंग के 3 लाख साल बाद में टेम्परेचर 4500 केल्विन तक आ गया था गिर के, और इसकी वजह से क्या हुआ, एटॉमिक मैटर अपने को देखने को मिला। कंडेंसेशन टुक प्लेस कंडेंसेशन टुक प्लेस स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर फॉर्म, की बाद में कंडेंसेशन हुई, और कंडेंसेशन जब हुई उसमें क्या हुआ, स्टार्स और प्लैनेट्स हमारे फॉर्म हुए थे, ये एडविन हबल ने बोला था। फिर कुछ फैक्ट्स है जो अपने को पता होना चाहिए। क्या क्या फैक्ट है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर है। लार्जेस्ट डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, बे ऑफ बंगाल में आगे जाके मिल जाता है। लॉन्गेस्ट माउंट रेंज माउंट एंडीज। हाईएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी। और लार्जेस्ट कंट्री क्या है, रशिया है। अब यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं आगे। यूनिवर्स, ऑल द एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस इंक्लूडिंग स्टार्स प्लैनेट्स गैलेक्सीज, जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। वर्ड यूनिवर्स इज derived फ्रॉम द लैटिन and universum, which was used by Romans to describe globe and cosmos. The universe is made up of everything that exists from galactic mega clusters to subatomic particles. ये अपना यूनिवर्स है, ये सारी की सारी मतलब गैलेक्सीज दिखाई गई है। ये गैलेक्सी, एक गैलेक्सी है, दूसरी तीसरी चौथी, तो ये सारी गैलेक्सीज दिखा रखी है इसमें। गैलेक्सी गैलेक्सी सारे गैलेक्सीज के क्लस्टर दिखाए हुए हैं, कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो अपनी गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। फिर आगे अपनी गैलेक्सी में और भी सोलर सिस्टम्स है। फिर उन सारे सोलर सिस्टम्स को मिला के गैलेक्सी बनती है। फिर और वो गैलेक्सी भी अपने जो अपनी नेबरिंग एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, फिर अपने आसपास अपने जो नेबर वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और इस तरह से यूनिवर्स में बहुत सारी बहुत नंबर में गैलेक्सीज होती है, और इन सारी गैलेक्सीज को एक साथ में क्या बोल दिया जाता है, कि यूनिवर्स बोल दिया जाता है। अब गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी, कि ये गैलेक्सी में बहुत मिलियन और बिलियंस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रेविटेशनल लॉ के द्वारा एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। वन ऑफ दिस गैलेक्सीज इज आवर मिल्की वे, तो अपनी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। दिस गैलेक्सी कंटेन्स द प्लैनेट अर्थ, इसमें इस मिल्की वे गैलेक्सी में अपना प्लेनेट अर्थ है। इट इज नोन एज द मिल्की वे बिकॉज इट रिजेंबल्स अ रिवर ऑफ मिल्की लाइट फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्काई टू अनदर, की ये जो मिल्की वे क्यों बोला गया है, इट रिजेंबल्स अ रिवर ऑफ मिल्की लाइट फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्काई टू अनदर, की इसमें जो मिल्की लाइट का फ्लो दिखाया गया, कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के स्काई में फ्लो होता है शायद, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कि मिल्की लाइट जो अपने को दिखती है उसकी वजह से इसको मिल्की वे गैलेक्सी बोला गया है। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल, ये स्पाइरल की फॉर्म लेती है। एंड्रोमेडा क्या है, क्लोजेस्ट गैलेक्सी है अपने नेबरिंग जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा इज स्पाइरल गैलेक्सी, एंड्रोमेडा भी क्या है, कि स्पाइरल गैलेक्सी है। गैलेक्टिक रेवोल्यूशन आगे समझते हैं कि गैलेक्सीज भी क्या करती है, कि इस तरह से रिवॉल्व करती रहती है एक सेंट्रल एंटिटी के अराउंड। तो गैलेक्सीज में भी क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है। अब सोलर सिस्टम पे आते हैं अपना। our solar system the solar system is enormous with a diameter of at least 100 astronomical units। अपना सोलर सिस्टम बहुत enormous है, इसका डायमीटर कितना है, कि कम से कम 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। और सोलर सिस्टम इज थॉट टू बी ओवर 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। हमारे सौर मंडल को 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड मानते हैं, कि हमारा सोलर सिस्टम सौर मंडल जो बना 4.6 बिलियन सालों पहले बन गया था। द 9 known planets and their moons as well as smaller objects orbiting the sun known as comets, asteroids and meteoroids make up the solar system largest and मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, की अपने सोलर सिस्टम में क्या है, 9 प्लैनेट्स है, उनके मून्स हैं, फिर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स है जो सन के अराउंड घूमती है, उनको कोमेट्स एस्टेरॉइड्स मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। और इन सब को क्या, इन सब ये सारी एंटिटीज मिलकर क्या है, अपना सोलर सिस्टम बनाती है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं उसको। फिर सोलर सिस्टम पढ़ते हैं अपना। ये स्टार्टिंग में अर्थ है, फिर प्लैनेट्स है, हमारे यहाँ पे अर्थ है। कि स्टार्टिंग में, सॉरी शायद गलत बोल दिया, कि स्टार्टिंग में क्या है, कि सन है, अपना सन है। फिर सन के अराउंड प्लैनेट्स इस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। और फिर क्या है, कि यहाँ पे अर्थ है, बीच में यह है कि एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं इसको, यहाँ पे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं। फिर आगे क्या बताया गया, कि एटमॉस्फेयर ऑफ सन इज टर्म्ड एज क्रोमोस्फेयर, कि सन का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या बोलते हैं, इसको आसपास का जो एटमॉस्फेयर है क्रोमोस्फेयर बोलते हैं उसको। सरफेस ऑफ सन इज टर्म्ड एज फोटोस्फेयर, सन की सरफेस को फोटोस्फेयर बोलते हैं, और ये सोलर रेडिएशन रेडिएट करता है। आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ सन एटमोस्फेयर इज कोरोना, की जो सन की आउटर मोस्ट जो उसकी लिमिट होती है उसको क्या बोलते हैं, सन उसको कोरोना बोलते हैं। प्लैनेट्स क्या है, कि
मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर रॉकी प्लैनेट्स दैट आर लार्जली फॉर्म्ड ऑफ सॉलिड रॉक एंड मेटल। की मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स क्या रॉकी प्लैनेट्स है जो लार्जली सॉलिड रॉक और मेटल से बने हुए होते हैं। स्टार्टिंग एट फोर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट और स्मॉलर प्लैनेट है इसमें। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैस जायंट्स दैट आर लार्जली मेड ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्या है कि गैस जायंट्स है, और वो क्या है कि लार्जली मेड ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बने होते हैं ये वाले। फिर मरकरी, मरकरी पे आते हैं। फिर आगे सोलर, हमारे सोलर सिस्टम में भी जोवियन प्लेनेट है, फिर सेकंड में आउटर प्लेनेट है, फिर थर्ड में जो लार्जर कौन कौन से प्लैनेट्स है साइज में, जो लेस डेंस है वो अपन आगे स्टडी करके करेंगे और उनमें आगे पता लगता रहेगा अपने को। मरकरी क्या है? मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, ओनली स्लाइटली लार्जर देन अर्थ मून। की मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में और अर्थ के मून से थोड़ा सा बड़ा है बस। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये सन के सबसे नजदीक वाला प्लैनेट है वो मरकरी प्लैनेट है। मरकरीज थिन एटमॉस्फेयर और एक्सोस्फेयर इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड सोडियम Na। कि मरकरी का जो थिन एटमॉस्फेयर है उसको एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं, उसमें मोस्टली क्या है, ऑक्सीजन और सोडियम। फिर विनस के बारे में आते हैं कि सबसे पहले मरकरी होता है सन के पास में, फिर मरकरी के बाद में क्या है, विनस है। विनस में क्या है, विनस इज द ओनली लिटिल स्मॉलर देन फिर विनस पे आते हैं। विनस इज द ओनली लिटिल स्मॉलर देन अर्थ। विनस इज सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। विनस thick and toxic atmosphere is made up of mostly of carbon dioxide. It is considered as brightest planet of our solar system। की Venus क्या है, स्मॉलर, अर्थ से थोड़ा इज स्मॉलर देन अर्थ, अर्थ से स्मॉलर है, सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट है, मरकरी के बाद में Venus है। Venus थिक और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बना हुआ होता है। इट इज कंसिडर्ड एज ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट इसको कंसिडर किया गया है। फिर अर्थ क्या है, थर्ड प्लेनेट है सन के, सन से जो डिस्टेंस ऐसे अरेंज हो रखे हैं, पहले मरकरी, Venus, फिर अर्थ, थर्ड नंबर पे ये सिचुएटेड है सन से दूरी के, जो सन से कितना दूर है उस ऑर्डर में। अर्थ क्या है, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, या फिर 93 मिलियन माइल्स बोलते हैं। और इसी डिस्टेंस को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, 1 AU बोलते हैं। डे ऑन अर्थ इज 24 आवर्स, ये आ सकता है एग्जाम में। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और ये कितनी होती है, 150 मिलियन किलोमीटर या फिर 93 मिलियन माइल्स होती है। A day on Earth is 24 hours. The time it takes the Earth to rotate or spin once। की एक अर्थ पे दिन कितना, 24 घंटे का होता है, और ये क्या होता है कि जो टाइम अर्थ टेक करती है रोटेट करने में या स्पिन करने में। अर्थ एटमोस्फेयर क्या है, 98% नाइट्रोजन है इसमें, 21% ऑक्सीजन है, 1% अदर इंग्रेडिएंट्स है। दी परफेक्ट बैलेंस फॉर लिविंग बींग्स टू ब्रीथ एंड लिव। मैनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव एटमोस्फेयर बट ओनली अर्थ इज ब्रीथेबल। ये हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स पे एटमोस्फेयर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धरती वाला ही क्या है कि सांस लेने लायक है। अर्थ हैज वन मून, अर्थ का एक मून होता है, और अनदर नेम फॉर मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट। और अर्थ क्या होती है कि इस तरह एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है, झुकी हुई होती है, इसकी वजह से आगे सीजन फॉर्म होते हैं। सन से, तो सन जैसे, सन के अराउंड जो अर्थ चक्कर लगाती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से, तो जो फारदेस्ट पोजीशन होगी इस इलिप्स में उसको एफेलियन बोलते हैं, और जो बिल्कुल पास में होता है अर्थ से ऐसे जो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है उसको पेरिलियन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। फिर अर्थ के अराउंड जो मून घूमेगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो जो मून पास में होगा अर्थ के बिल्कुल उसको पेरिजी बोलेंगे, और मून जब बिल्कुल दूर में होगा उसको एपोजी बोलेंगे। फिर मून क्या है, मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट एंड ऑर्बिट्स द अर्थ, पेरिजी एंड अपोजी है इसमें, बता दिया क्या क्या है कि, और मून है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है उसको सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, और जो चंद्र ग्रहण होता है उसको लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बातें होती है, सारी याद रख लेना। फिर मार्स पे आते हैं। मार्स इज द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन, सन से फोर्थ प्लेनेट कौन सा, मार्स है। मार्स के दो मून है, फोबोस और डियोमोस। माउंट ओलंपस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का माउंट ओलंपस क्या है कि हाईएस्ट पीक है हमारे सोलर सिस्टम का। और जुपिटर पे आते हैं कि ये फिफ्थ नंबर डिस्टेंस से जो हमने अरेंज किया था उसमें फिफ्थ नंबर पे आता है, और जोवियन जो प्लैनेट्स थे उनमें फर्स्ट नंबर पे आता है। जो जुपिटर इज फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। वन डे ऑन जुपिटर टेक्स अबाउट 10 आवर्स। जुपिटर पे एक दिन 10 घंटे का होता है। इस पे 67 मून्स है टोटल।
जुपिटर के 67 मून्स है टोटल। लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम क्या है? गैनेमीड इज ऑफ जुपिटर। की लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे सोलर सिस्टम का, जो गैनेमीड है वो हमारे जुपिटर इज ऑफ जुपिटर। जो हमारे सोलर सिस्टम में नेचुरल सैटेलाइट है वो लार्जेस्ट किसमें है? कि जो जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है उसको क्या बोलते हैं? गैनीमेड। सैटर्न पे आते हैं। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एट ए डिस्टेंस। सैटर्न के 53 नॉन मून्स है। सैटर्न हैज मोस्ट स्पेक्टेकुलर रिंग सिस्टम। इसके रिंग सिस्टम है सैटर्न का। इस जब ये घूमता है सैटर्न ऐसे रिवॉल्व करता है तो ये रिंग भी इसके साथ में यूं घूमती रहती है। फिर आते हैं यूरेनस पे। यूरेनस इज द सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस क्या है कि सन से डिस्टेंस जो अरेंज करी थी उसमें सेवंथ नंबर पे आता है। यूरेनस क्या है कि एक आइस जाइंट है। बर्फ इस पे जमी हुई होती है, इसकी वजह से क्या है इसको आइस जाइंट बोलते हैं। फिर नेपच्यून क्या है? नेपच्यून इज द एट्थ एंड फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 4.5 बिलियन किलोमीटर। कि नेपच्यून क्या है? एट्थ है और सन से फार्देस्ट दूरी पे लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। ऐसा दिखता है जो नेपच्यून अपना है, इस तरह से दिखता है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लेनेट है और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको क्या किया था? बताया था कि प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लेनेट है। फिर आगे सन से क्या है कि पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, और इनके बीच में क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल बेल्ट इस इनके बीच में एक आ जाता है। और इसको पूरे को आगे जो इसको ये पूरा जो सोलर सिस्टम है इसको आगे यूं जैसे जो ये बेल्ट बना होता है उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स आर द माइनर प्लैनेट्स स्पेशली दोज ऑफ द इनर सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड्स की छोटे छोटे जो प्लैनेट जो छोटे छोटे माइनर प्लैनेट्स हैं। एस्टेरॉइड ऑर्बिट्स आवर सन इन रीजन ऑफ स्पेस बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट। की ये वाला जो है कि यहाँ पे एस्टेरॉइड्स इवॉल्व करते रहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट्स में। ये जो छोटे छोटे इनको छोटे छोटे प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं, प्लैनेटॉइड्स भी बोल सकते हैं। जो एस्टेरॉइड्स क्या है कि यूं पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मान लो आप कि ऐसे ये घूमते रहते हैं इस एस्टेरॉइड बेल्ट में। एस्टेरॉइड्स आर सॉलिड रॉकी एंड इरेगुलर बॉडीज। तो इस तरह से ये देख ऐसे ऐसे एस्टेरॉइड्स होते हैं यूं, ये वाले इनको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आगे क्या क्या होते हैं इनमें? सेलेस्टियल बॉडीज में मीटियोरॉइड्स होते हैं। मीटियोरॉइड्स आर ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्टेरॉइड्स। थिंक ऑफ देम एज स्पेस रॉक्स। की मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं कि जो डस्ट ग्रेन से लेके स्मॉल एस्टेरॉइड्स, जो उनको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं कि जो डस्ट ग्रेन से लेके जिनका साइज क्या हो कि स्मॉल एस्टेरॉइड्स हो, उनको स्पेस रॉक से भी डिनोट किया जाता है, उनको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। व्हेन मीटियोरॉइड्स एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर और दैट ऑफ अनदर प्लैनेट लाइक मार्स एट हाई स्पीड एंड बर्न अप द फायरबॉल और शूटिंग स्टार आर कॉल्ड एज मीटियोर्स। कि जब क्या है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में या फिर किसी दूसरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में जाए हाई स्पीड पे और यूं जलते हुए जाए तो उनको क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स बोलते हैं या फिर मीटियोर्स बोलते हैं। व्हेन अ मीटियोरॉइड सर्वाइव्स अ ट्रिप थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड हिट्स द ग्राउंड इट्स कॉल्ड अ मीटियोराइड। कि जब मीटियोराइड एक जो एटमॉस्फेयर से जब आ रहा होता है कि वो बीच में कहीं पे और कहीं नहीं जाता और जैसे सीधा ग्राउंड को हिट कर दे, जैसे धरती की तरफ आ रहा है चलता हुआ, तो ये क्या है फिर जब नीचे गिरेगा उसको क्या बोलेंगे? मीटियोराइड। तो ऐसे मीटियोरॉइड होते हैं ये। इस तरह से इसकी जर्नी होती है। मीटियोर होता है जो शूटिंग स्टार जिसको बोल देते हैं कि जब बर्निंग शुरू हो जाता है अर्थ की तरफ घूमता घूमता एटमॉस्फेयर में जब एंटर करेगा और जब बिल्कुल धरती पे आके ग्राउंड पे गिर जाए उसको क्या बोल देंगे? मीटियोराइड। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं कुछ। हु प्रोपाउंडेड द बिग बैंग थ्योरी? अभी पीछे बताया था, तो आप इसको अटेम्प्ट करके देखना कि आपने कितना सीखा है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट ईयर। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज टाइम इंटरवल्स। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका क्या है? लाइट ईयर क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस है। कि लाइट ईयर को स्टार्टिंग में बताया था कि जो अपना प्लैनेट्स के बीच में आगे गैलेक्सीज के बीच में प्लैनेट्स के बीच में तो जो डिस्टेंस है नापने की उसको लाइट ईयर बोला जाता है। आगे गैलेक्सीज के बीच में भी अपने को डिस्टेंसेस नापनी पड़ेगी, बहुत सारी गैलेक्सीज है तो जो यूनिट हम लेते हैं वो नापने की डिस्टेंस उनके बीच में उसको लाइट ईयर बोला जाता है। अर्थ की शेप क्या? जियोइड बोलते हैं उसको। कि इस तरह से थोड़ा सा पूरा सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा सा यूं इस तरह से होता है अर्थ का शेप। तो सर्कुलर ना बोल के अर्थ के शेप को जियोइड बोला जाता है, ये ध्यान रखना। फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या आते हैं? इस चीज़ पे आते हैं कि जो हमारी अर्थ है इस तरह से सर्कुलर शेप में, उसको कुछ हॉरिजेंटल लाइंस में काट यूं बता दिया कि उस पे हॉरिजेंटल लाइंस बिछी हुई है ऐसे, और वर्टिकल लाइंस बिछी हुई है कि जैसे, और बीच वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। तो इसको क्या किया कि ऐसे कोई भी अपने को अर्थ के ऊपर कुछ पॉइंट बोलना है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस तरह से अरेंज होती है। तो कोई भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा इसका
लैटिट्यूड कौन सा है और लॉन्गिट्यूड कौन सा है, इस तरह से कोई भी पॉइंट हम पूरे अर्थ पे बता सकते हैं। तो इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने को डिफाइन डिफाइन करने जरूरी होते हैं, ताकि हम क्या करें, कोई भी पॉइंट ले तो उसको बता सकें उसको। और इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसे यूं डिस्क्राइब कर दिया, और कोई भी पॉइंट अपने को बताना है तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से उसको कोऑर्डिनेट्स बोल देते हैं, उन चीज़ों से बताया जा सकता है। तो लैटिट्यूड में आगे पढ़ते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू एनी पॉइंट ऑन द अर्थ ऑफ द सर्फेस। कि जैसे 23, ये वाली लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री वाली, और फिर आगे ये वाली है 66.5 डिग्री वाली लैटिट्यूड। तो ये इक्वेटर से कितनी एंगुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हम बोलते हैं यहाँ से, ये 23.5 डिग्री एंगल पे है, ये वाला 66.5 डिग्री एंगल पे है। नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल पे हो जाएगा। तो जो अपनी ये वाली 23.5 डिग्री वाली लैटिट्यूड है, वो इसका जो डेफिनेशन है कि इक्वेटर से सेंटर से इसको बोल देंगे अर्थ की, क्या है कि यहाँ से यूँ 23.5 डिग्री एंगल पे है। और 66.5 डिग्री वाली जो लैटिट्यूड है वो है क्या है कि अर्थ से उसकी एंगुलर डिस्टेंस कितनी है, 66.5 डिग्री। तो ये लैटिट्यूड का तरीका होता है मापने का, डिफाइन करने का। फिर इट कैन बी डिफाइंड एज इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। भी बता दिया कि ये जो है और यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस कितना है 23.5 डिग्री, और इस वाली का कितना है यहाँ से 66.5 डिग्री। नॉर्थ पोल का कितना हो जाएगा 90 डिग्री। फिर टोटल कितने हैं 181 लैटिट्यूड्स है। लार्जेस्ट लैटिट्यूड ऑन अर्थ इज इक्वेटर। सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड अर्थ पे इक्वेटर है, इक्वेटर ये वाली लाइन को बोलते हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को। लैटिट्यूड स्पेसिफाई क्लाइमेट ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस। लैटिट्यूड क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट बताने का काम करता है। तो ये 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं। फिर आगे जो 23.5 डिग्री वाली होते हैं, एक ये वाली लैटिट्यूड है और एक 66.5 डिग्री वाली लैटिट्यूड है। तो नीचे भी इसी तरह से 23.5 डिग्री वाली लैटिट्यूड और 66.5 डिग्री वाली लैटिट्यूड साउथ पोल की तरफ जब जाएंगे, तो 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाते हैं, और 23.5 डिग्री जब नॉर्थ की तरफ ऊपर का वाला ये वाला एरिया, और 23.5 डिग्री जो नीचे की तरफ साउथ की तरफ आते हैं, तो जो बीच का ये वाला एरिया है ना, इसको बोलते हैं टोरिड जोन। और जो 23.5 डिग्री ये लैटिट्यूड, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और जो नीचे 23 साउथ पोल की तरफ जो 23.5 डिग्री वाली लैटिट्यूड है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। फिर कि 1 डिग्री की नॉर्थ की तरफ गिने तो 1 से लेके 90, टोटल कितनी है 181 लैटिट्यूड्स होती हैं। तो 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री नॉर्थ वाली गिनते हैं, ये 90 आई नंबर में। 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ वाली कितनी आ गई 90, टोटल कितनी होगी 180। और हमने छोड़ क्या दिया अभी इसमें 0 डिग्री वाली, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, एक इक्वेटर हो गई। तो टोटल कितनी होगी 180 + 1, 181 लैटिट्यूड्स होती है टोटल। तो ये ऊपर डिस्कस हो ही गया कि ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला एरिया इसको टॉरिड जोन बोलेंगे। ये वाला जो एरिया है इसको टेम्परेट जोन बोलेंगे। और जो ये एरिया है इसको क्या बोलेंगे फ्रीजिड जोन, फ्रीजिड जोन। यानी कि 23.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो एरिया है इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ का 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया है उसको टेम्परेट जोन बोलेंगे। और इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री जो साउथ वाला एरिया उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके नॉर्थ पोल तक का जो एरिया आता है उसको फ्रीजिड जोन। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे 66.5 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है इसको, इसको भी फ्रीजिड जोन। ये वाला जो 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लैटिट्यूड है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ वाली जो लैटिट्यूड है इसको क्या बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 0 डिग्री वाली को इक्वेटर बोलते हैं। 66.5 डिग्री साउथ वाली को अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये 90 डिग्री वाला साउथ पोल बोलते हैं।
66.5 डिग्री नॉर्थ वाले को आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 90 डिग्री वाले को इधर नॉर्थ पोल बोलते हैं। फिर आगे ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग इक्वेटर, ये वाले कंट्री इक्वेटर पे लाई करते हैं, कोलंबिया, इक्वेडोर, ब्राजील, और इधर आगे आते हैं तो गैबोन, साओ टोमे एंड प्रिंसिपल, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाटी। ये वाले क्या है कि कंट्रीज क्या करते हैं, इक्वेटर पे लाई करते हैं। ये एनडीए में पूछा गया सवाल था। तो इसी तरह से इक्वेटर पे कौन कौन से कंट्री लाई करते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन से कंट्री लाई करते हैं। तो इधर से मैक्सिको आ गया, फिर बहामास आ गया, फिर आगे वेस्टर्न सहारा आ गया, मोरि मोरिटाना मोरि मोरिटानिया आ गया, माली आ गया, नाइजर आ गया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। ये वाली कंट्रीज क्या करती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करती है। तो ये वाले क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं, इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी कंट्री लाई करती है। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन कौन सी कंट्री लाई करती है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि चाइल आ गया, पा पैराग्वे आ गया, अर्जेंटीना आ गया, ब्राजील आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, नामीबिया आ गया, ब्राजील हो गया, बोट्सवानिया हो गया, बोट्सवाना हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सारी की सारी कंट्री क्या करती हैं इस पे 23.5 डिग्री साउथ या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाई करती है। तो लॉन्गिट्यूड्स की जो स्टडी करी थी हमने कि लॉन्गिट्यूड्स जो स्टैंडर्ड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं कि ग्रीनविच से पास करती है उसको, वहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। उससे क्या करते हैं कि उस वाले मेरिडियन से सारे आगे टाइम जोन्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह से आगे क्या करते हैं कि 0 डिग्री मेरिडियन या फिर स्टैंडर्ड जो अपनी मेरिडियन है उससे आगे जो मेरिडियंस बनती हैं, वो इंडिया कौन सी मेरिडियन पे लाई करता है, यानी कि इंडिया कौन सी लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है। तो ये वाली स्टडी करते हैं अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये अपना क्लियर होगा। पहले लॉन्गिट्यूड पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट टू वेस्ट प्राइम मेरिडियन, कि जो प्राइम मेरिडियन है उससे ईस्ट कितनी डिस्टेंस है उसकी, प्राइम मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से उसकी ईस्ट में कितनी डिस्टेंस है और वेस्ट में कितनी डिस्टेंस है, उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। एंगुलर डिस्टेंस अपने को जो निकालनी होती है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि ऐसे ही वर्टिकली अर्थ पे हम लाइंस खींच देते हैं। It can be defined as the angular distance of a place. It can be defined as the angular distance of a place east to west prime meridian. और कितनी है टोटल, 360 लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल, ये इक्वल होती है सारी लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड स्पेसिफाइड टाइम ऑफ एनी पार्टिकुलर प्लेस। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर नियर इक्वेटर एंड इट डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल, एंड इट डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल। कि लैटिट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है इक्वेटर के आसपास, और पोल की तरफ जब जाएंगे तो ये आगे डिस्टेंस लैटिट्यूड्स के बीच में डिक्रीज करती जाती है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रखना चाहिए आपको। तो इसकी क्या है कि आगे यहाँ से जो डिस्टेंस नापनी होती है अपने को, एक ये वाली लॉन्गिट्यूड है, फिर आगे ये वाली लॉन्गिट्यूड है, फिर ये वाली लॉन्गिट्यूड है, फिर ये वाली लॉन्गिट्यूड है। तो इस तरह से इस साइड में जो लॉन्गिट्यूड बनती है 179 होती है टोटल, और इस साइड में वेस्ट की तरफ में कौन कौन सी जो लॉन्गिट्यूड्स हम खींचते हैं वो कितनी होती है, 179 होती है टोटल। और हमने 0 डिग्री वाली को हमने एक बार काउंट नहीं किया था, तो 179 179 और वन हैंड, ये वाली वन कौन सी, वापस जब घूम के आएंगे ये पीछे से तो एक 180 डिग्री वाली भी काउंट नहीं करी थी, तो 180 डिग्री वाली और ये पूरा यूं राउंड लगा के वापस यहीं पे पीछे 180 डिग्री वाली एक और भूल गए थे, उसको काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल कितनी, 179 179 11 360 क्या होती है अपनी लॉन्गिट्यूड्स होती है। टोटल 360 डिग्री है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये कितना है 15। और 1 डिग्री में मिनट निकालने कितने हैं, तो 1 डिग्री में मिनट निकालने मेरे को, इसको क्या करूँगा फिर मैं 60/15 करूँगा तो 4 मिनट्स आ जाएंगे।
तो 1 डिग्री चलना यानी कि उसमें 4 मिनट का टाइम लगता है। कि 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आगे 1 डिग्री जब चले ईस्ट की साइड में, तो 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री इस तरह से आगे चलने में। तो ये अलग अलग टाइम जोन्स है, लॉन्गिट्यूडनल टाइम जोन्स बोलते हैं इनको। 0 से आगे +1 +2 +3 +4 +5। और अपना इंडिया कहाँ लाई करता है? इधर, ये वाला टाइम जोन में। तो इंडिया कैसे, यूं मैप से देख सकते हैं कि ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो पास करती है ऐसे। ये इससे क्या करते हैं कि हम इंडियन टाइम जोन निकालने का काम करते हैं इस वाली लॉन्गिट्यूड से। और इधर का जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया की 68, ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है, इंडिया की रेंज निकाल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड्स की कौन कौन सी है। तो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड क्या है इधर, जो ये है बिल्कुल बाउंड्रीज को, ये वाली लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है? 68 डिग्री 7 मिनट। और जो इधर वाला जो पॉइंट है बिल्कुल ये वाला, ये कितना होता है कि 97 डिग्री और 25 मिनट्स। और आगे जो लैटिट्यूड्स का निकालना है, तो ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट्स। और नीचे वाला जो बिल्कुल एरिया, वो जो लिमिट निकालनी है 8 डिग्री 4 मिनट होती है। तो इनको ये वाली क्या है कि लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का जो रेंज है क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स। और लॉन्गिट्यूड्स की जो रेंज है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स। इनको मोटा मोटा लिखना है कि रफ एस्टिमेट लिखना है, तो कि इंडिया ग्लोब में यहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये वाली पोजीशन क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट वाली, जो इतना जो है एरिया वहाँ पे इंडिया लाई करता है। और जो लैटिट्यूड्स है वो है 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में लाई करते हैं इंडिया। और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो क्या है? 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास नहीं करती, वो आप निकाल के देख लो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ कहाँ से नहीं लाई कर रही। वो इंडिया के मैप से आप आइडिया ले सकते हो। मणिपुर से पास नहीं करती है, वेस्ट बंगाल से पास कर रही है, गुजरात से कर रही है, और झारखंड से कर रही है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच टाइम। कि ग्रीनविच से आगे, कि इधर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते हैं 0 डिग्री मेरिडियन, उसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, GMT स्टैंडर्ड मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं इसको। इससे आगे 1 डिग्री 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इस तरह से आगे लॉन्गिट्यूड जो जो बन के आ रही थी, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में चल रहे थे ईस्ट की तरफ। तो 179 हमने लॉन्गिट्यूड्स खींची थी ऐसे। वैसे ऐसे जाते जाते इंडिया का जब यहाँ पे नंबर आता है, जो इंडिया का नंबर आया था अपना, तो ऐसे कुछ यूं बना था। तो बीच वाला हमने लिया था लगभग 82.5 डिग्री बोला था उसको। तो उसका जो क्या लिया, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस बिटवीन द ग्रीनविच टाइम। की यहाँ से आगे जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इन मेरिडियन इन मेरिडियंस का, इन लॉन्गिट्यूड्स का, उतना ज़्यादा क्या होता है? टाइम जोन का डिफरेंस आता जाता है। तो इधर इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द मैक्सिमम टाइम डिफरेंस फ्रॉम द ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच टाइम से जो जितना ज़्यादा दूरी पे स्थित होगा जो कंट्री, उसका उतना ज़्यादा टाइम का डिफरेंस आएगा, टाइम डिफरेंस आएगा। तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंस किस में आएगा? जो इधर 0 डिग्री से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा। तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और भूटान में भूटान सबसे ज़्यादा इधर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो भूटान का टाइम इसमें क्या बोला जाएगा? सबसे ज़्यादा टाइम डिफरेंस आएगा। फिर तो 82 डिग्री और 30 डिग्री इसको बोलते हैं हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन। यहाँ से फाइंड आउट करते हैं हम इसको रेफरेंस में लेके, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। इससे क्या करते हैं हम? इसको अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं, अपना टाइम जोन इसी से कैलकुलेट करते हैं हम। और ये अपनी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो लॉन्गिट्यूड है, ये 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट वाली कहाँ कहाँ से पास करती है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, आगे मध्य प्रदेश से पास करती है, छत्तीसगढ़ से पास करती है, उड़ीसा से पास करती है, और आंध्र प्रदेश से पास करती है। तो ये फैक्ट अपने को याद रखने हैं।